रीट भर्ती परीक्षा 2022 का इंतजार होने जा रहा खत्म। शिक्षा विभाग रीट 2022 के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार। जल्द जारी होगी रीट 2022 की विज्ञप्ति। 23-24 जुलाई को है रीट भर्ती परीक्षा प्रस्तावित। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालयों पर होने के आसार। परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर पारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक जिले में परीक्षा का आयोजन जिला परीक्षा संचालन समिति करेगी। एग्जाम पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेजरी में ही रखवाए जाएंगे। पेपर लीक और नकल की घटनाओं से प्रशासन ने लिया सबक। नई परीक्षा नई चुनौती। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। कुछ इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने जुलाई में प्रस्तावित रीट 2022 की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कुछ स्तरीय बैठक के बाद ये जानकारी दी कि जल्द ही रीट 2022 की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा का आयोजन शुचिता पूर्वक करवाया जाएगा। अधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव जिला मुख्यालयों पर सरकारी भवनों में ही बनाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पारियों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने कहा है कि प्रत्येक जिले में परीक्षाओं का आयोजन जिला परीक्षा संचालन समिति करेगी और समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में काम करेगी। प्रत्येक जिले में एडीएम को परीक्षा का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। परीक्षा के पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेजरी में रखवाए जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या इतना सब करने के बाद भी परीक्षा रीट माफिया से बच पाएगी, क्योंकि इस प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का बड़ा सवाल है। तो तमाम बातों के बाद में और चर्चाओं के बाद में अब तैयारी इस बात को लेकर के है कि रीट 2022 सफलतापूर्वक कैसे आयोजित की जाए। लेकिन उसी बड़े सवाल के साथ जो पिछली बार का अभी भी अटका हुआ है, उसी बात को लेकर के हम शुरुआत करेंगे। आज चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। शैलेंद्र सिंह दाभाई हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव। वहीं पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तिवारी साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे कि अब कितनी उम्मीद है कि इस बार परीक्षा माफिया से ये परीक्षा बच पाएगी? जो तैयारियां हैं वो काफी हैं इस परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और बिना नकल के करवाने के लिए। हेमंत, 100 में से 100% अब की बार जो आयोजित की जा रही है जुलाई माह में परीक्षा, 100% उसमें कहीं कोई करप्शन नहीं होगा। कांग्रेस सरकार की तरफ से वादा कर रहा हूं, कांग्रेस दल की तरफ से वादा कर रहा हूं। जननायक अशोक गहलोत ने अभी जो कल ही समाप्त हुआ विधानसभा का ये जो अधिवेशन था, हमने उसमें कड़ा कानून लेकर के आए। ये उपेंद्र यादव बैठे बेरोजगार संघ के एकीकृत के अध्यक्ष जी, लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने कांग्रेस की सरकार पर दबाव डाला। लाखों छात्रों के साथ में इन्होंने जो कुछ देखा उसके लिए इन्होंने जो आंदोलन किया और जननायक अशोक गहलोत ने पिता की भूमिका निभाते हुए ये वादा किया था। जब रीट के अंदर जो कुछ गड़बड़ियां हुई, बेईमानी है, तो उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर वादा किया था कि राजस्थान में भी कड़ा कानून लेकर के आएंगे। तो तिवारी साहब, क्या जब किसी बात पर उपेंद्र यादव कोई आंदोलन करेंगे और दबाव डालेंगे तभी सरकार काम करती है क्या? सवाल उपेंद्र यादव को तो चुनाव लड़ना है। अब वो लड़ना लेना वो छोड़िए ना, आप तो छात्रों के भविष्य की बात कीजिए। हेमंत, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दे रहा है, उसके बाद आपकी बात कैसे मान ले? बीजेपी कह रही है, तिवारी जी तो पहले भी कहते थे, तो मेरे को बीजेपी ये कह रही है, तिवारी जी आने वाली राजनीति तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी सुनिए, बीजेपी ये कह रही है कि आपकी बात मान कैसे लें? आप तो पहले भी कहते थे परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, आउट नहीं हुआ। हेमंत जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं उपेंद्र जी, आपके पास आता हूं। उपेंद्र जी, एक मिनट। तिवारी जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं इस पर। बीजेपी बार बार कहती है, आपकी बातें मान कैसे लें? तिवारी जी, कांग्रेस तो पहले भी कहती थी कि पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, जबकि पेपर तो लीक हुआ।
रद्द करना पड़ा। पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर को चोरी करवाया गया। मैं फिर कह रहा हूं, अब कैसे चंद बचाएंगे लोगों तिवारी ने जी? जिनको परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब की बार हमने उन सारे हर्डल को पार किया है। अब हम ठीक किसी है। निजी शिक्षण के शैलेंद्र सिंह आदियों दाभाई को जी, उसमें परीक्षा शैलेंद्र की- दाभाई जी, आपको भरोसा है तिवारी जी की बातों पर? और जो सरकार कह रही है कि हम सुचितापूर्ण तरीके से रीट 2022 का आयोजन करने जा रहे हैं, जो पिछली वाली गलतियां नहीं होंगी, दाभाई साहब? हेमंत जी, जैसा अभी तिवारी जी ने कहा कि हाँ। हमारे लोगों ने ही गलतियां की हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जो संयोजक हैं, है ना, वो पाराशर जी जो अधिकारी हैं, उन्होंने ही ये सारा प्रकरण रचा है, आपराधिक प्रकरण। और ये कह रहे हैं, ये स्वीकार खुद कर रहे हैं। इन्होंने आज कम से कम ये स्वीकार तो किया इस नेशनल डिबेट में, इस राज्य चैनल पर इन्होंने स्वीकार तो किया कि हमारे लोगों ने पेपर आउट कर दिया, पेपर की चोरी कर दी। ये और आज भी देखिए एसओजी ने क्या किया। अरे एसओजी ने क्या किया? जाडोली आज भी बाहर घूम रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं किया। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का क्या रोल है? आपराधिक षड्यंत्र संरक्षक उसके कौन है? अब दाभाई साहब देखिए, आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन बीच में पिस जाता है बेरोजगार, बीच में पिस जाता है वो अभ्यर्थी जो लगातार इनके चक्कर में फंसता है, परीक्षा देता है, उसका कुछ नहीं होता। 2018 के रीट से अभ्यर्थी अभी भी गुहार लगा रहे हैं और आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कमाल है। कांग्रेस कहती है कि आपने पहले कुछ नहीं किया, आप कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। युवाओं को आपने खून के आंसू बहा दिया, युवाओं को सपने जो है उनको आपने नेस्तनाबूद कर दिया, उनके सपनों पे कुदारा किया। सुनने की आदत डालिए तिवारी जी, सुनने की आदत डालिए। जारोली गिरफ्तार नहीं हुआ, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का क्या रोल है? क्या आपका एसओजी ने ढीली कर दी? एसओजी की जांच ढीली हो गई, आपने छोटे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके भी आपने देखा तथ्यात्मक रिपोर्ट कमजोर थी, सब अभियुक्त बरी हो गए। आपके विधायक के वहां जाके चलिए मैं इस पर आता हूं, दाभाई जी मैं इस पर आता हूं वापस से आपके पास आता हूं। दोनों शांत होइए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं करेंगे। उपेंद्र यादव जी, ठीक है। उपेंद्र जी, आपको कितना भरोसा है? आपको कितना भरोसा है जो सरकार आश्वासन दे रही है और जो विपक्ष कह रहा है, इन दोनों बातों पर क्या लगता है? इस बार जो रीट 2022 है वो पूरी तरह से निष्पक्ष आयोजित हो जाएगी? अभ्यर्थी इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे? मेरा नंबर है, सुनिए उपेंद्र जी बोलिए। हेमंत जी, पहले तो इनका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है। तिवारी जी जो बात कह रहे हैं ना, क्योंकि हम लगातार सीबीआई की जांच की मांग करें, मुझे लगता है पेपर इनके पास भी आया होगा, उनको डर लग रहा है जेल में चले जाएंगे। बड़े श्रम की बात है, सुभाष गर्ग पे आरोप लगे, दे दिए इस्तीफा, छोड़ेंगे नहीं, सीबीआई की जांच होगी और कई नेता जेल में जाएंगे। शर्मानी चाहिए आप लोगों को, लाखों बेरोजगारों को इश्यू के साथ खिलवाड़ करके। और क्या हाईकोर्ट गए? हम जा रहे हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आपके लोग शामिल है इसमें, राजस्थान से युवा बेरोजगार उखाड़ फेंकेंगे। आपको डर इस बात का है कि आपको रोजगार नहीं मिला, आपको जो राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिली, आप खुद पेपर आपके पास आया है, आप डरे हो। आप लोग, हर व्यक्ति जेल जाएगा। 24 दिन, आप सुन लीजिए, आप बोले जब मैं नहीं बोला, आप सुनिए, सुनने के वो दोनों को लाइए स्क्रीन पर। 24 दिसंबर 2019 को, हेमंत जी, 24 दिसंबर 2019 को रीट की परीक्षा की घोषणा हुई। एग्जाम कब हुई? 26 सितंबर 2021 को। कितने साल बाद आज बेरोजगार रो रहा है खून के आंसू, पेपर लीक हो गया, रद्द कर दिया। आज उनका हर्जाना कौन देगा? आज इन्होंने कानून की घोषणा कर दी। कानून की घोषणा कब की? जब हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने अनशन किया, तब घोषणा की। और उपेंद्र यादव मुझे बताइए आपने क्या किया, उस पर हम पीछे नहीं जाएंगे। देखिए बहुत बड़े जो एक वर्ग है एक अभ्यर्थियों का, उसके भविष्य का सवाल है। उपेंद्र यादव, ये बीजेपी कांग्रेस सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाती है। आप कहते थे कि कानून आना चाहिए, और कानून जब विधानसभा में आया, आपकी प्रतिक्रिया में देख रहा था, कह रहे थे कि कानून आ गया। अब क्या कानून आने के बाद भी आपको भरोसा नहीं है कि परीक्षाएं निष्पक्षता के साथ हो पाएंगी? ऐसे लोगों को दंडित किया जा सकेगा जो परीक्षा माफिया के तौर पर काम करता है? हेमंत जी, मैं यही तो कह रहा हूं, कानून अभी राज्यपाल मोदी जी से अनुमोदन होगा, कई प्रक्रिया बाकी, उसको लागू करिए। 23-24 जुलाई के एग्जाम से पहले लागू करिए। कंप्यूटर भर्ती होनी है, फर्स्ट ग्रेड होनी है, सेकंड ग्रेड, उनको लागू करिए। बाहरी राज्य को कोटा कम करिए। और जो लोग गिरफ्तार होकर छूट रहे, पार्टियां बना रहे, भजनलाल जैसे चौटन के विधायक के साथ पार्टियां बने, आज बेरोजगार रो रहे खून के आंसू, इनको क्या दर्द होगा? इन्होंने कभी रीट के एग्जाम दिए? किसी एग्जाम दिए? कितने दर्द हो रहे हैं बेरोजगारों को, इनको क्या पता है? आज ये राजनीति कर रहे हैं, आप कानून उसको लागू करिए तुरंत। कौन राजनीति नहीं कर रहा है? उपेंद्र यादव, मैं आता हूं आपके पास में, लेकिन क्या कानून लागू हो जाने से निष्पक्षता आ जाएगी? परीक्षा माफिया का क्या, जो लगातार हर परीक्षा को अपने शिकंजे में कस देता है, उससे कैसे बाहर निकालेगी सरकार? हमारे साथ में अनिल गोठवाल जी, पूर्व पुलिस अधिकारी। अनिल गोठवाल साहब,
अब कानून की भी बात हो गई है और अब तो सरकार ने शायद एक सीख भी ले ली होगी कि कैसे कैसे पेपर आउट कर देते हैं, लीक हो जाता है, कैसे जो है नकल माफिया सक्रिय होते हैं। आपको लगता है ये जो सरकार कह रही है और कि हमने ये तैयारी की है, परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालयों पर ही होंगे और जो सरकारी इमारतें हैं उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, ट्रेजरी में जिला मुख्यालयों पर पेपर रखवाए जाएंगे, ये इंतजाम आपको लगता है एक पुलिस अधिकारी के तौर पर कि रीट परीक्षा 2022 को निष्पक्ष बनाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि जो इन्होंने पिछले अनुभव से जो सीख ली है कि कहाँ से स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हो रहा है तो स्ट्रांग रूम को चेंज कर दिया गया, भाई ट्रेजरी में कर दो। तो ये तो पहले थाने पे भी रखे जाते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि थाने पे भी रखे गए थे प्रश्न पत्र, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो ये कानून बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को कि अच्छा एक प्रयास किया है और विल पावर दिखाई है। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत वो रख दी है। एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर होना चाहिए ताकि निर्दोषता का साबित करने का उसके ऊपर बर्डन रहता। ये एक इसके अंदर मेरे को जो मोटे मोटे तौर पे कमी लगती है। दूसरा, एक ये जैसे 10 लाख का या जुर्माना है, ये फिर सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। आईओ ने क्यों नहीं जांच अधिकारी के पास में होना चाहिए कि भाई इसकी संपत्ति जब्त करनी है या इसकी नहीं करनी है। तो ये फिर एक सीधे जवाब दीजिए तिवारी साहब, जो गोठवाल जी करें उसका जवाब दीजिए सीधे शब्दों में, बिल्कुल संक्षेप में। तिवारी जी खुद को बचाने काम कर रहे हैं लोग। तिवारी जी जवाब दीजिए इसका कि सरकार ने वापस वही क्यों कर दिया? हेमंत ये तो जननायक बोल कर राजनीति नियुक्ति की दौड़ में है। लेकिन उपेंद्र यादव जी आप पर ये सब लोग आरोप लगाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं आप बेरोजगारों के नाम पर और फिर पीछे चले जाते हैं। पीछे बेरोजगारों की मांगों के लिए जाना पड़ता है, किसके पास जाएं? किसके पास जाए बताओ? समर्थन दिया था। लेकिन उपेंद्र जी ये कहते हैं जो विपक्ष के आपके लोग हैं वो ये कहते हैं उपेंद्र यादव सिर्फ फोटो खिंचवाएंगे वापस चले जाएंगे, और अगर कोई और इस मामले को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा बेटे उपेंद्र यादव वहां पर नहीं गए। प्रदेश के बेरोजगार एक फौजी वहां पर लगातार अनशन करता रहा, लेकिन उपेंद्र यादव नहीं गए, ये आरोप है। तो किसको कहें कि कौन राजनीति नहीं कर रहा है? तिवारी साहब जवाब दीजिए, मैं आता हूं उपेंद्र जी आपके पास। जी, ये राजनीति साबित कर दो, मैं छोड़ के चला जाऊंगा 2 मिनट में। साबित तो करे, चले जाए। मेरा राजनीति ये खुद कर रहे हैं। अब जो रीट की परीक्षा हो रही है, उपेंद्र 46,000 बच्चों के भविष्य का प्रश्न उपेंद्र याद रखना। 46,000 दिए, 16.5 लाख अभ्यर्थी है। तिवारी जी 45,000, 50,000, 1 लाख सारे छात्र छात्राओं के भविष्य का प्रश्न है। लेकिन जो सवाल गोठवाल जी ने उठाए हैं, जो सवाल उपेंद्र यादव ने उठाए हैं, जो सवाल दाभाई जी ने उठाए हैं, उसका जवाब तो दे दीजिए। कानून आखिरी कानून जो निर्णय ले रहे थे सरकारी परीक्षा केंद्र के पहले लागू करते ना, एक बात कहा था, पहले भी हमने आने वाले समय के अनुसार परीक्षा केंद्र करिए। तिवारी साहब वो पूछ रहे हैं कि सारे दाभाई जी पूछ रहे हैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति की, बड़े मगरमच्छ एक भी पकड़ में नहीं आए। उपेंद्र यादव चीख के कह रहे हैं कि आपने जो लोगों को गिरफ्तार किया था वो सबके सब बाहर निकल गए, किसी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। दोनों को दिखाइए, आर तिवारी उपेंद्र यादव दोनों को लाइए। क्या करेंगे? उखाड़ फेंकेंगे राजस्थान से, उखाड़ फेंकेंगे राजस्थान से। ये युवा दिखाता हो, आप छपास के नेता हो। छपास की बीमारी आप जैसे लोगों के, आप जैसे लोगों की छपास लड़ना चाहते हो, बेरोजगारों के नाम पर आप नेता। तिवारी साहब बड़ा जल्दी ये टर्न, अभी तो आप कह रहे थे कि उपेंद्र यादव ने संघर्ष किया, उपेंद्र यादव ने मांग उठाई थी और पिता के तौर पर उसके बाद में मुख्यमंत्री ने आवाज सुनी और बिल पास कर दिया, कानून बना दिया। अभी आप कह रहे हैं आप छपास के नेता हो। चलिए हमारे साथ में कनक सिंह जी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद है। कनक सिंह जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और राजस्थान की रीट को लेकर के ये सबसे बड़ी बहस आज हम बैठे हुए हैं खास पैनल के साथ। कनक सिंह जी मैं चाहता हूं कि आपका इस पर कमेंट क्या है? जो राज्य सरकार ने कहा है कि 2022 रीट का आयोजन किया जाएगा, निष्पक्षता के साथ किया जाएगा, आपका कमेंट क्या है इस पर? जिस प्रकार की बहस अभी चल रही है रीट को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारों के हित में राजनीतिक द्वेष को त्याग कर पारदर्शितापूर्ण और बेरोजगारों के प्रति न्याय करने के लिए राजनीतिक बहस को त्याग कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार का राजस्थान के युवाओं से वादा किया है कि हम जुलाई में केवल पात्रता के लिए रीट का आयोजन करेंगे और शिक्षक भर्ती के लिए फिर बाद में विषयवार मुख्य परीक्षा का आयोजन करेंगे।
अगर रीट भर्ती परीक्षा जो केवल पात्रता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाए और बाद में जो मुख्य परीक्षा होनी जिससे भर्ती होनी है जी उसकी जिम्मेदारी आरपीएससी अधीनस्थ सेवा बोर्ड को दी जाएगी तो कंपैरेटिवली पारदर्शिता ज्यादा रहेगी, छात्रों का भरोसा अधिक रहेगा और भर्ती प्रक्रिया ज्यादा ईमानदारी से संचालित की जा सकेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार का घोषणा की हुई है जी उसके अनुसार अगर आयोजन होता है हम्म कि रीट को केवल पात्रता घोषित किया जाए जो कि 2014 से पहले थी और भर्ती परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए जो विषयवार किया जाना है, अगर वैसा तो ये होता तो है सरकार ने ऐलान तो किया सरकार कनेक्शन ने जी। घोषणाओं वैसा ही के कर द्वारा दिया, सरकार ऐसा ही कर अपनी दिया, मंशा तो ऐसा ही अच्छी कर दिया। बताई है, जी उस मंशा के अनुसार अगर कार्य हो जाए तो बेरोजगारों के साथ न्याय हो सकता है। सर ठीक है। धाबाई साहब मेरा एक सवाल है। कांग्रेस कह रही है कि देखिए हमारी सरकार के अंदर कम से कम कार्रवाई होती है, हमने जांच करवाई। आपके समय में भी बहुत पेपर लीक हुए थे लेकिन आपने कुछ किया नहीं, इसीलिए इसका खामियाजा जो है प्रदेश के अभ्यर्थियों को आज भुगतना पड़ रहा है। अगर पहले सख्त कदम उठा लिए जाते, इस तरह का कानून बना लिया जाता, परीक्षाओं को निष्पक्षता के साथ संपादित करवा लिया जाता तो आज ये अभ्यर्थी परेशान नहीं होते। और वो ये भी कहते हैं कि 2018 की रीट के अभ्यर्थियों का क्या, वो तो आज भी बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं। दाभाई साहब जवाब दीजिए उनका। हेमंत जी, हमारे टाइम में जो भर्तियां हुई थी उनमें जो छुटमुट घटनाएं हुई थी, जो सेंटर्स पे धांधलियां हुई थी, उनको तुरंत रद्द कर दिया गया, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। कोई ऐसी बड़ी धांधली नहीं हुई थी। इससे धाबाई साहब जो माफिया था उस पर तो अंकुश नहीं लगाना, वो तो लगातार सालों से चला आ रहा है ना। आप सुनिए तो सरी साहब जी, पटवारी 2021 हो, कांस्टेबल 2021 हो, एसआई 2021 हो, रीट 2021 हो, जेईएन हो, आरएस प्री हो, सारी परीक्षाएं रद्द की गई है क्योंकि पेपर लीक हो सर, एक गया। मिनट। आप देखिए 15 भर्तियां जो है वो प्रशासनिक अधिकार, प्रशासनिक उसमें फंसी हुई है, प्रशासनिक स्वीकृतियां और प्रशासनिक भंवरजाल में फंसी हुई है, कुछ कोर्टों में फंसी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो भर्तियां निकाली गई थी उनको कांग्रेस सरकार आज पूरी कर रही है। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज आप देखिए पंचायत राज एलडीसी 2013, शिक्षक भर्ती 2012, वो दोनों आज तक नहीं हुई। उपेंद्र जी बैठे, वो भर्तियां भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी जिसको कांग्रेस आज तक भर्ती लेकिन दाभाई साहब आपको तो याद होगा ना कि अभ्यर्थियों के साथ जाके केजरीवाल मीणा ने ऐलान किया था कि रीट को लेकर के हम आंदोलन करेंगे, सीबीआई जांच की मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तमाम बातें कहां चली गई? कांग्रेस का चरित्र है बाहर आ चुका है। सीबीआई मांग से डर है, सीबीआई मांग क्यों नहीं करते? युवाओं का विश्वास खो चुकी है। चलिए ठीक है दाभाई साहब, ठीक है मैं आता हूं वापस। दाभाई साहब ठीक है, छोटे छोटे कमेंट रखेंगे। दाभाई साहब इतना ज्यादा समय नहीं होता। दाभाई साहब, उपेंद्र जी आप कितने समय जो दाभाई जी कह रहे हैं ठीक करें, वो दाभाई जी सही कह रहे हैं। उपेंद्र जी डाला था कि रीट की तमाम उपेंद्र यादव और शैलेंद्र दाभाई को लाइए स्क्रीन पर। जी दाभाई जी रुकिए, हर मोर्चे पे फेल हो गई है। आप देखिए अजी रुकिए, अजी पक्ष रखने दीजिए, मुझे भी शैलेंद्र दाभाई उपेंद्र यादव को स्क्रीन पर लाइए। जी उपेंद्र यादव बोलिए। जी जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में तिवारी जी आपको तथ्यात्मक, तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी ये सुनना नहीं चाहते, बोलिए उपेंद्र यादव दाभाई जी सुनिए, अजीब हमारे से सुनिए। राजस्थान का नौजवान आज सुन रहा है, वो अभ्यर्थी जो हमसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, उन जिनकी हमारे से अपेक्षाएं, वो ये चाहते हैं कि हम एक एक करके बोले और उनकी आवाज सही तरीके से परेशान हो सके, इस पर मंथन हो सके। एक मिनट में चाहता हूँ दाभाई साहब और तिवारी साहब थोड़ा कंट्रोल कीजिए। उपेंद्र यादव बोलिए। दाभाई साहब बहुत नम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि शांत होइए, और तिवारी साहब मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि शांत होइए। एक एक करके जब मैं सबको मौका दे रहा हूँ, सबके उपेंद्र यादव बोलिए, उपेंद्र यादव बोलिए। हेमंत जी कांग्रेस के घोषणा पत्र सर, में एक बात कहना चाह रहा हूं मैं। लिखित में हमें दिया था, कांग्रेस कांग्रेस कार्यालय में दिया था कि रीट की तमाम विसंगतियां दूर की जाएगी। जब रीट की 24 दिसंबर 2019 को घोषणा की गई, तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करके हमने कहा रीट पात्रता कराओ, एक और शिक्षक भर्ती कराओ। जो पैटर्न आज लागू कर रहे हैं ये पैटर्न उस समय लागू करते हैं। उस समय हमने मांग की थी कि सरकारी परीक्षा केंद्र बनाए जाए, सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाए। उस समय उन दोनों बातों को इग्नोर कर दिया, जिसका खामियाजा पेपर लीक होने से 16.5 लाख बेरोजगारों को कितना पड़ा। रामकृपाल, प्रदीप पारासर, बने सिंह, सारे वो प्राइवेट लोग हैं जिनको पहली बार उनको लगाया गया मंत्रियों के द्वारा। इनका राजनीतिक संरक्षण
आरक्षण के द्वारा आज बेरोजगार खून के आंसू रो रहे हैं। आज उन्हीं चीजों को लागू किया जा रहा है जब घोषणा की इसीलिए तो मांगों कह को मान लिया रहे जाता, हैं तो ये कि सामने नहीं जिला रखना समिति पड़ता। का आज जिला उसी समिति का पे गठन लोग। करेंगे और उसकी कमान जिला कलेक्टर के हाथ में होगी। आरोपी को गिरफ्तार करे, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का तैयार हो। चलिए एक मिनट शांत होइए तिवारी साहब मैं बहुत सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूं, शांत होइए। आपके पास आ रहा हूं कनक सिंह जी, एक टिप्पणी जो आप करना चाह रहे हैं। कनक सिंह जी बोले, तिवारी जी शांत होइए प्लीज। तिवारी साहब सुनिए। राजस्थान के 25,000 युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपने बहुत अच्छी बहस का आयोजन किया है, लेकिन पार्टिसिपेंट जिस प्रकार के विवाद की बात कर रहे हैं, राजनीति से ऊपर उठकर हमें बेरोजगारों के हित की बात कहनी पड़ेगी और हित के बारे में रचनात्मक कदम के बारे में बात करनी पड़ेगी। आरोप और प्रत्यारोप से न तो परीक्षाएं पारदर्शिता से आयोजित की जा सकती है, न बेरोजगारी से बेरोजगारों का भला हो सकता है। रचनात्मकता क्या हो सकती है, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से कैसे कराई जा सकती है, उस पर विवाद होना चाहिए। आपने विषय बहुत गजब का रखा, लेकिन विवाद की पटरी कुछ और जा रही है जी, जिससे मेरी सहमति कम बनती है सर। नहीं आप बताइए ना कि आप अपने सुझाव दीजिए कि कैसे रचनात्मकता के साथ हो सके। मेरा तो सबसे पहला सवाल यही था कि जो सरकार अब कदम उठा रही है वो काफी है या उसमें कुछ जरूरत है और ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत है। मेरा तो सवाल सबसे पहले यही था आपसे कनक सिंह जी। सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि रीट को केवल पात्रता घोषित किया है। इसके बाद मुख्य परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है, जिससे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, उसकी जिम्मेदारी आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा बोर्ड को ही दी जाए जी, और सिलेबस सही समय पर डिक्लेयर किया जाए। सिलेबस सही समय पर जारी किया जाए जी, और परीक्षा का आयोजन जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आरपीएससी, अधीनस्थ सेवा बोर्ड, उनमें से किसी एक के द्वारा करवाया जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छे विषय पर ये लेकिन कनक जी मुद्दा रखा है, एक सवाल ये पिछली परीक्षाओं को लेकर राजनीति की तरफ जा रहा है। भाई जब ये सरकारी स्तर पर परीक्षाएं आयोजित होती है तो इसमें बेरोजगारों को इससे कोई मतलब नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। बेरोजगारों को इस बात से मतलब है कि अब जो होने जा रहा है वो कैसे होगा और कितना पारदर्शी रहेगा और कब होगा, उसकी पाठ्यक्रम के माध्यम से थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि बेरोजगारों को इस बात से भी मतलब है कि जो परीक्षाएं संपन्न हुई उसमें जो बेरोजगार अभी भी अटके हुए हैं वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा, तो उनको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। गोठवाल साहब एक सवाल जो कनक सिंह जी कहते हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, उससे सुधार हो जाएगा परीक्षाओं में पूरी तरह से, उससे परीक्षा माफिया खत्म हो जाएगा, उससे नकल माफिया खत्म हो जाएगा, उससे वो लोग खत्म हो जाएंगे जो शिक्षा संकुल से पेपर निकाल लेते हैं, उन पर लगाम लग जाएगी। सिर्फ कानून, गोठवाल साहब सिर्फ कानून बनाने से, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि सिर्फ कानून बढ़िया से बढ़िया बनाने से ये संभावना खत्म नहीं होगी कि आगे भी नहीं होगा, आगे भी पूरी संभावनाएं बनी रहेगी ऐसे ही अगर रहा। लेकिन ये विल पावर दिखाइए कानून बनाने की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो एक एंटी चीटिंग सेल बनाया गया है एसओजी के अंदर, मैं ये कह रहा हूं उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और जो जो इस परीक्षा के अंदर है, मैं आपको बताऊं कि सबको अपने नंबर देने चाहिए कि मेरे नंबर सबसे पहले सर्विलेंस पे लगाओ। किन किन के जो परीक्षा से संबंधित व्यक्ति है इनको खुद को आगे आना चाहिए ताकि उनकी गतिविधि का पता रहे। और ये एसओजी की जिम्मेदारी हो गई है कि पहले से परीक्षा शुरू होने से, अब ये पेपर सेटर से लेके अब मान लो यहाँ जब स्ट्रांग रूम से पार हो सकता है तो आपके पेपर सेटर के पास जाएंगे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये माफिया तो काम करेगा अपना, ये मान के ये भूलना नहीं चाहिए हमारे को कि माफिया अपनी जगह काम करेगा। तिवारी साहब एक कमेंट चाहता हूं आपसे। तो धांधली होगी नहीं सर अब जी, गोठवाल जी कह रहे हैं माफिया तो काम करेगा, परीक्षा है तो रीट में तो धांधली होगी। और आप पर आरोप है कि आप पर आरोप यह है बीजेपी के बार बार कि आपने उन लोगों को बचा लिया जो संलिप्त थे। हेमंत कनक भाई जो कह रहे हैं उनकी बात से सहमत हूं। बीती बात बिसारिए, आगे की सुधले। हमने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, सवाल वो नहीं है। सवाल है उपेंद्र भाई, अनिल गोठवाल जी के आने वाले सालों में जो हम पात्रता परीक्षा लेंगे, जो शिक्षक परीक्षा लेंगे या अन्य विभागों की परीक्षा लेंगे, उसमें जननायक अशोक गहलोत ने दृढ़ संकल्प लिया है। ठीक है, ये दृढ़ संकल्प दवाई साहब इससे तो आपको इत्तेफाक रखना चाहिए कि सरकार ने कदम तो उठाए। ये तिवारी जी कह रहे हैं कम से कम कि देखिए उन्होंने कानून बनाया है, उन्होंने कोशिश की है कि निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं संपन्न हो सके। कोई सुझाव है आपका? आपको बता दूं, कानून जो बनाया गया है
कानून जो बनाया गया 1992 में भी कानून बना था, उसको रिपील नहीं किया इन्होंने, उस कानून में भी इन्होंने गलियां छोड़ दी। आप ये देखिए सेक्शन 10, 11, 12 संपत्ति जब्त करने का अधिकार आयोग के पास नहीं है, सरकार से अनुमोदन लेना पड़ेगा, सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अरे सेक्शन आपने सेक्शन नहीं दिए, आप एक तरफ राजस्थान की सरकार कानून से चलती है, अभ्यर्थी पकड़ा या गया बुलडोजर वो चला 2 साल करके के किसी उपेंद्र को यादव आगे आखिरी नहीं कमेंट, बना सकते। उपेंद्र यादव आखिरी कमेंट, उपेंद्र यादव जी ठीक है, नहीं बोलने देंगे, दबाई साहब, बोलने ठीक है, नहीं उपेंद्र यादव जी आखिरी अजी, कमेंट, मुझे पक्ष उपेंद्र यादव जी आखिरी कमेंट, तिवारी जी मुझे आपकी आवाज डाउन नहीं करनी पड़े, मैं सम्मान के साथ कर रहा हूं, प्लीज आप बोले, लोगों को भी बोलने दीजिए। दबाई साहब शांत हो जाइए, आपकी आवाज, आपकी बात हमने पूरी अच्छे तरीके से सुनी है, ठीक है। उपेंद्र यादव हेमंत जी 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 सर सुनिए, सर सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। फिर हम उपेंद्र क्या यादव बात कोई रखेंगे सुझाव है लोग? आपके, जो कनक सिंह जी कह रहे थे कि देखिए इतनी प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने कदम तो उठाए हैं, अब कुछ सुझाव है तो वो दीजिए जिससे अच्छे तरीके से परीक्षाएं हो सके। सर एक मिनट, दबाई साहब तिवारी जी दोनों से मैं निवेदन कर रहा दबाई हूं, जी, आप शांत सुन हो जाइए, लीजिए। आपकी आवाज मुझे हेमंत जी, आपकी डाउन नहीं करने पड़े आवाज जी। हेमंत जी, मैं कह रहा था मुख्यमंत्री जी ने पूर्व रिटायर्ड जज विजय व्यास की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, ठीक है। 25 सुझाव मैं भी देकर आया बिल्कुल था संक्षेप। युवा बेरोजगारों की तरफ से, और कहा गया था कि 15 मार्च तक उसकी कमेटी की रिपोर्ट को ओपन करके लागू कर देंगे। 15 मार्च जा चुकी है, अभी रिपोर्ट ओपन नहीं है। उससे पहले भी 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी, 10 अप्रैल को पिछले बिल्कुल साल, संक्षेप में, उस समय भी मैं सुझाव दे के आया था। जो अब जो सुझाव लागू करे ना, वो सुझाव पिछले साल के दिए हुए हैं। तो ये सुझाव लेते क्यों हैं, लागू क्यों नहीं करते? आज एक चीज 2 नवंबर को घोषणा की कि 19,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी, लोग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की चलिए कोचिंग करने ठीक है, लगे, मैं माफी तैयारी चाहता हूं, अब ज्यादा समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है, बीती बातों से सीख लेकर के नए तरीके से जब हम आगे की परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें प्रतिबद्धता के साथ ये जरूर सोचना चाहिए कि इन परीक्षाओं में वो गड़बड़ियां कम से कम नहीं हो जो पिछली परीक्षाओं में हुई हैं और जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे छात्रों के भविष्य के सवाल पर सभी को एक राय होकर के कम से कम इस बात पर सोचना चाहिए। नमस्कार।